हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। हमारी बेसिक टर्म्स की क्लास खत्म हो गई और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसकी हम चैप्टर की पहला लेक्चर आज इंट्रोडक्शन लेक्चर कह सकते हैं हम इसको। और हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है चैप्टर, आपको दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम जानेंगे कि क्या है अकाउंटिंग, क्यों है अकाउंटिंग, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन, सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको अभी बस पढ़ने, मतलब अभी समझ लो इंट्रोडक्शन में क्या कि बताया जाता है कि ये चीजें पढ़नी है। ऐसे कि मैं जो पढ़ाऊंगा सबको लगेगा कि सब कुछ आप रिलेट कर पाओगे। रिलेट जब इसको आगे आप अकाउंटिंग को पढ़ोगे तब आप उसको रिलेट कर पाओ, क्योंकि आज मैं पूरे महीने, मतलब पूरे महीने छोड़ दो, पूरे साल में जो हम अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं सारी बातें इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी। यही होता है इंट्रोडक्शन कि मैं अगर मेरा इंट्रोडक्शन में तो मैं बता दूंगा बचपन से लेता अब तक कि हाँ, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, आई एम कंप्लीटेड माई ये फ्रॉम ईयर, ये फलाना फलाना, बस सब कुछ। तो इस इंट्रोडक्शन को पढ़ के आप सब कुछ जानोगे कि एक्चुअली में क्या पर्पस है, क्या चीजें हैं, क्या क्या है। तो करते स्टार्ट। देखो, बहुत आसान वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, मजा आएगा आपको बहुत ही। तो सबसे पहला, कुछ भी करने से पहले बेसिक मैंने रखा क्या लिखा है, ध्यान से देखो। अ बिजनेसमैन वांट्स टू नो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ही मेड ड्यूरिंग द ईयर। For this purpose, accounts are prepared so that the end of the accounting period, a businessman can understand that what are the assets and liabilities for the business. देखो मतलब क्या है, ये सपोज एक ये है बाबू राम, ये भाई साहब अपना एक बिजनेस चला रहे हैं। तो जब ये बिजनेस चला रहे हैं तो इन्हें ये पता तो चलना चाहिए ना कि साल के अंत में कितना मुझे प्रॉफिट लॉस हुआ है, क्या मेरे पास एसेट्स है, एसेट्स मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, क्या हमारे पास लायबिलिटीज है। तो ये सब चीजें कैसे पता चलेगी, जब ये अपना अकाउंटिंग बनाएंगे। शुद्ध हिंदी भाषा, छोटी सी भाषा में समझाता हूँ। सुबह आपने सामान लेकर आया, पूरे दिन में सामान बिका, एंड में कितना बचा ये तो देखते हो ना, हिसाब लगाता कि सुबह इतना लाया था, दिन में इतना बिका, तो ये बचा हुआ है। ये भी अकाउंट है। जो आप छोटा सा राशन की दुकान वाला जो है लाला, वो भी पूरा हिसाब किताब अपने कागज के पर्चों में लिख के रखता है, वो भी अकाउंट्स है, पर वो प्रॉपर मैनर में नहीं है, क्योंकि वो मैनुअल अपने काम के लिए, जुगाड़ के लिए चला रहा है। लेकिन एक प्रॉपर वे में कर रहे हैं तो अकाउंटिंग होगी, काम वही है। तो हर एक बिजनेसमैन को, जिसका बिजनेस है, उसको ये जानना होता है कि मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन है, मेरे पास कितने एसेट्स है, कौन सी चीज कितनी है, किसका कितना स्टॉक है। तो ये सब चीजों का आंसर कब मिलेगा, जब वो अपने बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और यही है अकाउंटिंग जो हम पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया आपको अकाउंटिंग का पर्पस। अब देखो, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत जरूरी है, डेफिनेशन जरूर याद रख लेना, क्योंकि सारी कहानियां डेफिनेशन के अंदर ही हुए। तो क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, एक वर्ड दिख रहा है पहला, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, अगला वर्ड दिख रहा होगा, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। बस यही पूरा काम है अकाउंटिंग का, पूरा मीनिंग के अंदर पूरे अकाउंटिंग का काम होगा। देखो क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, पहला वर्ड दिख रहा होगा आपको, रिकॉर्डिंग। क्या होता है भाई रिकॉर्डिंग? तो रिकॉर्डिंग का मतलब है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना कि जो भी सामान आपने खरीदा बेचा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे जनरल एंट्रीज। तो पहला काम अकाउंटिंग का जो होता है वो रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम उसको क्लासिफाई, जैसे रिकॉर्ड कर दिया कि बहुत सारी चीजें आई है, एक दुकान है बॉल की दुकान, तो बहुत सारे अलग बॉल आए, तो लिख दिया कि 200 बॉल आई है। अब लाल कलर की कितनी, पीली कलर की कितनी, येलो कलर की कितनी, बड़ी बॉल कितनी, छोटी बॉल कितनी, क्लासिफाई, दैट इज। तो सेकंड स्टेप होता है क्लासिफाइंग करना। उसके बाद उसको समराइज करते हैं। क्लासिफाई करके बहुत बड़ा हो जाता है बहुत चीजें। अब किसी को देंगे इतना सारा, 10 पेज का दे दूं मैं पढ़ने को, लो पढ़ो, यार क्या है, सिर दर्द तवान लगे, क्या है भाई इतना सारा कैसे समझूं। तो आता है वर्ड समराइज। समरी सुना होगा आपने, जब एग्जाम के टाइम पे कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा होता है और बहुत सारे चैप्टर होते हैं तो हम कहते हैं यार इतना सारा तो हम नहीं पढ़ सकते, एक काम करते हैं, चलो समरी पढ़ के चले जाते हैं। वो ये तीसरा स्टेप समराइजिंग, उसको छोटा करता है समराइजिंग। किसमें एक सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक मैनर, ऐसा नहीं कि किसी भी भाषा में कहीं भी लिख दिया, एक सिग्निफिकेंट मैनर बनाया गया अकाउंटिंग का, उसी मैनर में आपको चीजों को लिखना है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, मतलब मनी के टर्म में होना चाहिए। तो अकाउंटिंग में एक वर्ड आपने सीखे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर लिखा ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, ये मैंने लास्ट के उस लेक्चर में ये भी रिकॉल करा दिया था आपको, ट्रांजैक्शंस इवेंट। आज मैं दोबारा बता देता हूँ, ट्रांजैक्शन जो काम आप कर रहे हो, इवेंट उसका रिजल्ट। जैसे आपने ड्यूरिंग द मशीनरी बेची, ट्रांजैक्शन, गुड्स खरीदा, ट्रांजैक्शन, गुड्स बेचा, ट्रांजैक्शन, इसकी वजह से आपके पास 2000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा।
तो ये कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं, बेचने खरीदने का ये रिजल्ट है, तो ये इवेंट है। आपको नेट प्रॉफिट हुआ तो ये कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है, तो इसकी वजह से निकला हुआ रिजल्ट है, तो इवेंट हुआ। क्लियर वर्ड? किस कनेक्टेड होते फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब मनी के टर्म में मुझे पैसा होना चाहिए, पैसा उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ, और उसका फिर रिजल्ट बताना कि हाँ बिजनेस को इतना प्रॉफिट होगा, ऐसा बिजनेस सुपीरियर है, अच्छा नहीं है, बंद करो, सब कहानी बता देना। यही आपके अकाउंटिंग। तो क्या है? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस इवेंट व्हिच आर एट लीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। यही आपकी अकाउंटिंग। आगे बात, डेफिनेशन याद कर लेना, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा। डेफिनेशन याद हो गई तो देखो अगला क्वेश्चन का आंसर डेफिनेशन से ही है। देखो मैं दिखा रहा हूं अगला क्वेश्चन, आज हम ये दो क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। देखो अगला क्वेश्चन आपका कैरेक्टर स्केच। आज का हमारा यही था, मीनिंग और कैरेक्टर स्केच, आज यही हम जानेंगे। मीनिंग याद है तो कैरेक्टर स्केच भी उसमें। देखो क्वेश्चन किससे कैसे कैसे पूछ सकता है, कैरेक्टर स्केच, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, कुछ भी पूछेगा एक ही बात है, चाहे आपसे पूछे कैरेक्टर स्केच, चाहे आपसे पूछे फीचर, चाहे पूछे एट्रीब्यूट्स, आपको आंसर यही देना है, क्योंकि तीनों का एक ही आंसर है। अब होता क्या है, तो मीनिंग से याद रखो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। दिमाग में आया कि मनी वाली ट्रांजैक्शन को लिखता है। तो सबसे पहले बाबू राव आपको ये आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि कौन सी ट्रांजैक्शन मनी के टर्म में है, तभी तो रिकॉर्ड करोगे आप। तो वही है, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग का, इज टू डिटरमाइन व्हाट आर रिकॉर्ड दैट इज आइडेंटिफाइड द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब क्या आपको कि हमें इतना पता है कि अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखता है जो मॉनेटरी टर्म में होते हैं, मतलब जिनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो सबसे पहला काम यही होगा भाई कि आपको देखना होगा कि कौन सा मॉनेटरी टर्म में है। अब बोलोगे सर क्या मॉनेटरी टर्म, जैसे मैं बोलूं मम्मी का प्यार कितने रुपए का, 100 रुपए, 200, 500, 1000, क्या आप मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो? नहीं रिकॉर्ड होगा। लेबर काम करते हैं या नहीं करते, मॉनेटरी टर्म में कैसे रिकॉर्ड करोगे, कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा ये है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये टी शर्ट है इसकी क्वालिटी, इसको मॉनेटरी टर्म में तो नहीं बता सकते। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाती, क्योंकि मनी रिकॉर्ड करते। लिखेगा टी शर्ट कितने का, तो 500 रुपए का रिकॉर्ड हुआ। पेन कितने का, तो 3000 रुपए का रिकॉर्ड। मतलब वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो मॉनेटरी में होता है, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती उसको रिकॉर्ड नहीं करता अकाउंटिंग। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये कि आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में होगी उसी को हम लिखेंगे, और जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में नहीं होगी उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप आपको करना है आइडेंटिफिकेशन। तो सपोज आपको मैंने 10 स्टेटमेंट दी, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो 8 स्टेटमेंट है ये मॉनेटरी टर्म में है। तो आप ये तो निकालोगे ना कि कितना, 100, 200, 500, 1000 कितने रुपए है मॉनेटरी। तो दैट सेकंड स्टेप इज मेजरमेंट, कि मेजर करना वो ट्रांजैक्शन जो आइडेंटिफाई करी गई है उनकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। तो देखो ये in accounting we recommend only those transactions which can be measured in the terms of money on which are the financial nature. If a transaction or event can't be measured in the money terms it not be considered as a record of financial accounting. तो ये देखो आइडेंटिफिकेशन हो गया, इसी के अंदर मेजरमेंट आ गया। अब देखो हमने क्या किया, दोनों काम कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लो आपका, पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मेजरमेंट। मेजरमेंट हो गया भाई, हमने मेजर कर लिया कि ये सब ट्रांजैक्शन है जो मॉनेटरी टर्म में है। तो मेजर तो कर लिया, अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा, अगला काम करना पड़ेगा। अब तो मेजरमेंट के बाद अगला काम अकाउंट की डेफिनेशन में था रिकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन टर्म्स। हम रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड के अंदर क्या पढ़ोगे आगे, तो आप पढ़ोगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ये बहुत आगे के चैप्टर से, अभी बेसिक थ्योरीज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आगे पढ़ोगे तो बनाना सीखोगे जर्नल एंट्री, कैसे रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन। अभी हम सीख रहे हैं कि रिकॉर्ड होगा, हाउ टू रिकॉर्ड फ्यूचर की बात है, बाद में देखेंगे, सीखेंगे भी कैसे रिकॉर्ड करते। तो वही थर्ड स्टेप आपका, अ ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली इफ द कंसीडर एज एन इकोनॉमिक इवेंट, मतलब मनी के टर्म में हो, एंड कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, मतलब उसके इकोनॉमिक इवेंट हो और मनी के टर्म में हो। वंस इकोनॉमिक इवेंट और आइडेंटिफाई एंड मेजर, मतलब पहले दो काम होगा, आइडेंटिफाई मेजर इन फाइनेंशियल टर्म्स, दीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और रिकॉर्ड करेंगे तो क्या पास करेंगे हम, जर्नल एंट्री पास करेंगे। सीखेंगे हम आगे जर्नल एंट्री कैसे पास होता है। चलो भाई मैंने आइडेंटिफाई भी कर दिया, मेजर भी कर लिया, उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। रिकॉर्ड किया तो बहुत पेजों का अलग अलग, मतलब एक ही जगह सारी चीजें रिकॉर्ड है, बहुत सारे पेज बन गए। वहीं दाल है, वहीं चावल है, वहीं आटा है। क्योंकि देखो जब मैं बाहर से राशन लेके आता हूँ तो एक ही थैले में सब कुछ, आटा भी होता है, गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, दाल भी होता है, चाय पत्ती भी होता है, सब कुछ एक ही जगह होता है। अब दुकान पे सामान आता है तो रिकॉर्ड जब करते हैं सब कुछ एक ही पर्ची में लिखते हैं, फट 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 सब रिकॉर्ड सारा आ रहा है। अब हम उसको अलग अलग करते हैं, ये चीजें
चाय वाले सेक्शन की इधर, ये आटा चावल गेहूं इस सेक्शन में। अब मतलब क्लासीफाई अलग अलग बांटना है, एक हेड की चीजों को एक ही जगह रखना। तो अगला स्टेप होता है क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाइंग में क्या कहते हैं कि हम सिमिलर हेड की चीजों को एक ही अकाउंट मतलब एक ही जगह पे रखते हैं। बाकी चीजों से मतलब जितनी भी कैश वाली है, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जितनी भी कैश वाली है उसके लिए कैश बन गया, जितने भी मशीन की चीजें मशीन में आ गई, फर्नीचर में आ गया, दैट इज उसके लिए हम बनाएंगे क्लास के अंदर लेजर अकाउंटिंग। यहाँ देखो वर्ड यूज भी होगा। वंस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक, क्या होता है सब्सिडरी बुक हम आगे बढ़ेंगे। ऑल, ये रिकॉर्डिंग का ही पार्ट होता है। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड बाय द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर, मतलब एक नेचर की चीजों को एक ही ग्रुप में करना, प्लेस इन ए सेपरेट अकाउंट, इट इज नॉन एज प्रिपेयरिंग ऑफ लेजर। तो हम क्या बनाना सीखेंगे उसके लिए, लेजर। तो जब आप समझ ही गए होंगे कि अगर रिकॉर्डिंग जर्नल है तो जर्नल के बाद अगला काम होगा लेजर। तो जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर 8-9 बहुत दूर है, तो पहले हम जर्नल पढ़ेंगे, उसके अंदर हम सीखेंगे रिकॉर्ड करना, फिर हम लेजर पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे सीखेंगे हम क्लासिफाई करना। ठीक है, यहाँ तक 4 काम हो गए। हमने आइडेंटिफाई कर दिया, मेजरमेंट कर दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, फिर हमने क्लासिफाई कर लिया। अब हम आएंगे आगे, छोटा करना यानी समराइजिंग। तो नेक्स्ट स्टेप है समराइजिंग। समराइज का मतलब होता है उसको शॉर्ट कर देना, समराइज शॉर्ट में दिखाना, समरी बना देना उसका, दैट इज समराइजिंग। जब हमने क्लास में किया हो तो वाला बहुत सारे पेज होंगे, जब आप लेजर बनाओगे ना तो 10 पेज का लेजर होगा। अब किसी को यूजर जो होते हैं अकाउंटिंग के, जैसे ऑन अराउंड को देख लो 10 पेज पढ़ो, बस सुबह से शाम तक पढ़ता जाएगा। तो हम उसको शॉर्ट में, उसको जो काम की मुद्दे की बात क्या देखना, उसको ये देखना कि हाँ कितना अमाउंट है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना स्टॉक बचा है। तो उसके लिए हम समराइज करके उसको दिखाते हैं, शॉर्ट वे में चीजों को समझा देते हैं, समराइजिंग। जैसे हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट, पेनल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये सब होता है समराइजिंग के अंदर। समराइजिंग होता है शॉर्ट में दिखाना, समरी, दैट इज जैसे सारी चीजें एक ही जगह शॉर्ट में सब कुछ आपको पता चल जाए। तो अगला स्टेप होता है समराइजिंग, और उसके बाद आखिरी स्टेप होता है इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। मतलब जो भी अकाउंटिंग के यूजर्स हैं, यूजर्स हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक यूजर का मैं आपको बता दूं, जैसे ऑनर यूजर है, यूजर पता है जिसको उससे जरूरत है। तो मालिक को पता है ना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेगा ना कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, क्या इस साल का टर्नओवर है, यूज कर रहा है ना इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे और भी यूजर्स होते हैं, जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो यूजर्स के बारे में भी समझाऊंगा। फिलहाल तो जो भी यूजर्स होते हैं उसको हम कम्युनिकेट, वो अपनी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो हम उसको कम्युनिकेट कर देते हैं, बता देते हैं कि ये रही इन्फॉर्मेशन आपकी। ये हमारा आखिरी स्टेप होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या एट्रीब्यूट आपसे पूछेगा तो अकाउंट की डेफिनेशन से निकलता है। बस आपको याद रखना है कि सबसे पहला स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना है। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखते हैं जो मॉनेटरी टर्म में होते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या है कि आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो मॉनेटरी टर्म में है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको मेजर करेंगे, कितना रुपया का है भाई, मेजर हो गया। अब रिकॉर्ड कर देंगे, जनरल हो गया। फिर क्लासिफाई कर देंगे, क्लासिफाई हो गया। फिर उसको समराइज कर देंगे, छोटा बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन जो जो काम की है मतलब समरी दिखा देना। और लास्ट स्टेप इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट कर देंगे यूजर्स को इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बेसिक इंट्रोडक्शन देखा हमने मीनिंग जानी और कैरेक्टरिस्टिक्स जाना। आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे पढ़ना है क्योंकि जितना पढ़ाऊंगा उतना आप याद करके रखना अगली क्लास तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और चैनल आपका प्यारा सा चैनल स्टडी क्लब 24/7। लास्ट एक लेक्चर हमारा हो गया इंट्रोडक्शन का और हमने वहां पे पढ़ लिया था बेसिक इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। तो पहले मतलब समझो, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है भाई उद्देश्य। अकाउंटिंग जो आप कर रहे हो, आपका क्या उद्देश्य। एक जनरल भाषा में ये या तो बुक याद ही कर लेंगे ना, समझो आपका एक बिजनेस है, ध्यान समझना, आपका एक बिजनेस है। तो बिजनेस के लिए आपने एक अकाउंटेंट रखा है जो आपके बिजनेस का सब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उसके बदले आप आपने उसको एक सिस्टम दे रखा है, एक कैबिन दे रखा है, एक जगह दे रखी है, पैसा भी देते हो, सैलरी दोगे ना, क्यों देते हो, क्यों इतना खर्चा कर रहे हो, कुछ तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तभी तो आप ये सब चीजें कर रहे हो ना। वही है ऑब्जेक्टिव, समझ लो। जब तो आप सोचिए, कुछ सोचो क्या ऑब्जेक्टिव हो, तो क्या सर मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चले, एक ऑब्जेक्टिव तो मुझे दिख रहा है, हिसाब किताब पता रहे, बिजनेस में क्या चीज कितनी है पता रहे, एग्जैक्टली यही ऑब्जेक्टिव है।
तो वही हम पढ़ेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव वही है। देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है अकाउंटिंग करने का कि हमारे बिजनेस की जो चीज है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो, जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट है। तो क्या लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इवेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग इन द प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग सिस्टमैटिक मैनर। मतलब प्रिंसिपल जो भी सिद्धांत जो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करते हुए एक सिस्टमैटिक मैनर से हमारी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड मेंटेन हो। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो क्या लिखा, प्रॉफिट लॉस, बोला था बात। तो हमारा एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें इतना पता चलता रहे कि हमारे अकाउंटिंग ईयर में हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। याद है, आसान से पॉइंट है। अगला देखो, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। देखो आगे आप एक वर्ड देख लोगे यहाँ पे, बैलेंस शीट। आगे चल के आप बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। बैलेंस शीट में बिजनेस के कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, क्या कैपिटल, सारी बातें लिखी होती है। तो बैलेंस शीट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो हमारा एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग बनाने का कि हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलने का मतलब कि कितना हमारे पास एसेट्स है, कितना हमने बाहर से उधार ले रखा है, क्या ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट, मतलब ये सब दैट इज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन। तो थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग कि हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताओ। क्लियर वर्ड। अगला है असिस्टिंग द मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट कौन होता है आपको पता है, डिसीजन मेकिंग जिनका काम होता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। असिस्टिंग का मतलब होता है हेल्प करना, यानी अकाउंटिंग बनाने का हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मैनेजमेंट की हेल्प करें। तो आप बोलोगे सर ये कैसे, छोटी सी भाषा समझाता हूं, समझना ध्यान से। सपोज करो मुझे ऑर्डर देना है कि ये सामान की, हाँ ये सामान मंगवाना है नहीं मंगवाना। मेरा बिजनेस बहुत बड़ा, तो मैं जाके गोडाउन में चेक थोड़ी ना करूंगा कौन से की कितनी क्वांटिटी बची, गिनता रह गया फिर तो हो गया भाई। लेकिन जब मैं अकाउंटिंग बना के रखता हूं तो मुझे पता होता है कि इसकी इतनी क्वांटिटी लेफ्ट है, इसकी इतनी क्वांटिटी बची है, क्योंकि हमने अकाउंट बना के कितनी क्वांटिटी आई, इतनी बिकी और ये बैलेंस है। तो अगर डिसीजन लेना है फटाफट ले लोगे डिसीजंस। अकाउंटिंग में तो जाके बड़ा सा गोडाउन खोलते और गिनते सुबह से लेकर शाम तक, फिर सिर खुजलाते यार भूल गया कैसे करूं। वही आपने अकाउंटिंग मेंटेन कर रखा है तो आपको पता है कि उस स्टेट में या उस गोडाउन में उस सामान का उस चीज का कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, फटाफट हमारा सिस्टम पे सब कुछ दिख गया। तो अकाउंटिंग बनाने का एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस से रिलेटेड फॉर टेकिंग डिसीजंस, तो हम उनको इजीली प्रोवाइड कर सके वो सारी चीजें। ठीक है, तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव असिस्टिंग द मैनेजमेंट। अगला है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। मैंने बताया था ना यूजर्स आएंगे, आगे हम पढ़ेंगे भी यूजर्स के बारे में। तो जैसे एक मालिक है, मालिक पूछे कितना प्रॉफिट, कैसे बताओगे भाई, अकाउंटिंग नहीं बना रखा। तो हमारे अकाउंटिंग का कि ये भी मतलब ऑब्जेक्टिव होता है कि यूजर्स जब भी अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगे तो हम उनको प्रोवाइड कर सके। तो देखो 3 नंबर पे क्वेश्चन आएगा तो कोई भी 3 पॉइंट लिखने होंगे, उसको एक्सप्लेन करना होगा। मैंने तो यहाँ 5 पॉइंट लिखे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, तो ऐसे चुटकियों में याद रखो। डिटरमाइन फाइनेंशियल मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इवेंट, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस इवेंट का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चले, मतलब डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की पोजीशन पता चले, मतलब डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। असिस्टिंग द मैनेजर, मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, तो मैनेजमेंट को हेल्प करे। और कम्युनिकेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड कर सके। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। तो याद कर लेना, अगले बात करते हैं। अगला है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। देखो पहले तो बुक कीपिंग समझो। बुक कीपिंग देखो पहले, बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है, लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। इट मेनली कंसर्न विद द मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट। देखो हमने अकाउंटिंग पढ़ा इससे पहले, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन ट्रांजैक्शन इवेंट एंड ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, इंटरप्रेटिंग, ऐसा पढ़कर पढ़ाते हैं, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग के बाद भी बहुत सारे काम है, लेकिन बुक कीपिंग इज ओनली रिकॉर्डिंग। तो मतलब मैं एक बात बोल सकता हूं, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज बहुत सी जाती है, लेकिन बुक कीपिंग में क्या आता है, सिर्फ रिकॉर्डिंग आता है आर। तो मैं ये कह सकता हूं कि बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, कह सकते हैं भाई, क्योंकि अकाउंटिंग क्या करता है, सारी काम करता है, लेकिन बुक कीपिंग क्या करता है, सिर्फ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। रिकॉर्ड करना दैट इज बुक कीपिंग, और रिकॉर्ड करके उसको क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट सब करना वो अकाउंटिंग। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सही है, तो डेफिनेशन पूछे बुक कीपिंग बता दोगे, अकाउंटिंग बता दोगे। अब आता है डिफरेंस।
बुक कीपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है एग्जाम में। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस 3 नंबर में आ सकता है, बहुत आ सकता है कि आएगा बहुत चांस है, हर बार आता है। तो पहला देखो स्कोप या मीनिंग लिख दो। तो बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शन को, मेजर करता है और रिकॉर्ड कर देता है। अकाउंटिंग क्या करता है? उसको क्लासीफाई, समराइज, रिकॉर्ड को करता है, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट करता है। मतलब जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग चालू हो गया। वैसे तो अकाउंटिंग का पार्ट ही है बुक कीपिंग, बट बुक कीपिंग के आगे का काम अकाउंटिंग करता है, कह सकते हैं हम। पहला मीनिंग लिख दिया हमने। दूसरा स्टेज, तो आप खुद बताओ कौन सा काम पहले होता होगा? तो आप खुद बोलोगे सर बुक कीपिंग ही पहले खत्म होगा क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग है, उसके बाद और सी बहुत सारे काम है। तो बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज सेकेंडरी स्टेज। देखो बुक कीपिंग क्या आपका प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग क्या आपका सेकेंडरी स्टेज है, कि जहां बुक, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग, और ये जहां बुक कीपिंग खत्म होता है उसके आगे अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगला क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो देखो बुक कीपिंग का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो, आपको बिजनेस का जो भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो वो मेंटेन किया गया, दैट इज वही हमारा बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही नहीं है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चले, बिजनेस की पोजीशन पता चले, तो वही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब नेट प्रॉफिट एंड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड पोजीशन भी है, ठीक है। तो कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अभी हम यूजर्स भी पढ़ लेंगे, आज यूजर्स तक पढ़ेंगे, आज यूजर नीचे है, ठीक है, यूजर्स तक पढ़ेंगे, आज टारगेट रखेंगे यूजर्स तक पढ़ना। क्लियर अबाउट? अगला है नेचर ऑफ जॉब। तो बुक कीपिंग का क्या काम है? डेली आओ लिखो, क्योंकि लिखना आपका काम तो डेली होता होगा। तो बुक कीपिंग का रूटीन इन नेचर, डेली आके लिखना है। लेकिन अकाउंटिंग में सोचना है, दिमाग लगाना, एनालाइज करना है, तो एनालिटिकल इन नेचर, क्योंकि आपको कम्युनिकेट भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है, तो दिमाग यूज करना पड़ेगा, एनालिटिकल है। अब अगला परफॉर्मेंस। तो देखो साफ सीधी बात है, बुक कीपिंग आसान काम है तो जूनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा, अकाउंटिंग ज्यादा मुश्किल काम है तो सीनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा। देखो बुक कीपिंग अकाउंटिंग में अगर आपसे डिफरेंस आता है 3 नंबर 3 पॉइंट लिखने हैं, छुट्टी को प्यार रखो। पहला मीनिंग, बुक कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अकाउंटिंग क्लासेस समझ इंटरप्रेट। बुक कीपिंग का प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग को क्या करता है? ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। उसके बाद नेचर, तो बुक कीपिंग रूटीन है नेचर में, डेली आके लिखने वाला काम है। अकाउंटिंग एनालिटिकल है नेचर में। उसके बाद बुक कीपिंग जो है वो आपका परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ, अकाउंटिंग इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बुक कीपिंग अकाउंटिंग देखो यहां से डिफरेंस है। ये लो बुक कीपिंग की डेफिनेशन, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक का ले लो, ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तीन 2 पॉइंट और थे, इसका भी ले लो, ठीक है। अब आते हैं हम यूजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज हम यूजर्स से पढ़ेंगे, अगली ब्रांचेज हम अगले में स्टार्ट करेंगे। मैंने इसके पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया, बस समझा दूंगा मैं आपको। यूजर्स, इसका आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले में, जितने कर रहा हूं उसको याद करना है बस आपको। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। बात एक ही है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी को कहते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स, देखो 2 तरह के यूजर्स, एक है इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर के यूजर्स है, और एक्सटर्नल जो बाहर के यूजर्स है। सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत है किसी ना किसी पर्पज से, इसलिए ये सारे यूजर्स हैं। ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में नाम पूछ सकता है कि 2 इंटरनल यूजर के नाम बताओ या 2 एक्सटर्नल यूजर के नाम बताओ। नाम बता देना बस, एक्सप्लेन करने को पूछेगा तो फिर आपको एक्सप्लेन करके दिखाना होगा। तो पहले हम बात करते हैं इंटरनल यूजर है ऑनर, मालिक, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। एक करके समझते हैं। भैया मालिक को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करता है? तो मालिक वांट्स टू नो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ही अर्न ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मालिक को अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता करना होता है, बिजनेस की पोजीशन पता करनी होती है, इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखता है यानी यूज करता है। तो यूजर हो गया, यूजर तो है जो यूज करता है जो इन्फॉर्मेशन को, तो वो यूजर है। तो मालिक हो गया पहला, समझ गए मालिक क्यों है? मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजंस मेकिंग, और डिसीजंस के लिए चाहिए इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन भैया कहां से मिलेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। तो मैनेजमेंट यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजंस मेकिंग। तो दूसरा यूजर हो गया मैनेजमेंट। अंदर का है तो इंटरनल। एम्प्लॉई, काम करने वाले क्यों इंफॉर्मेशन देखने लग गया भाई? देखते हैं बेटा, सब देखते हैं। जब आप थोड़ा पढ़ लिख लोगे ना, तो किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे तो पहले कंपनी का देखोगे, कंपनी का पास्ट रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट कमाती है, वेल नोन कंपनी है, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, अच्छी कंपनी होगी तो बोनस अच्छा देगी, अच्छी सर्विसेज देगी,
तो ये बहुत सारे पॉइंट दिमाग में तो एम्प्लॉई यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस फॉर बोनस पर्पज, फॉर जॉब सिक्योरिटी, उसके लिए एम्प्लॉय। तो ये सब आपके हैं इंटरनल यूजर्स। अब एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल में देखो पहला बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ध्यान समझना। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जिसके पास आप लोन लेने गए। सपोज मैं गया, मेरा नाम संजीव है ना, और मेरे एक इंटरप्राइजेज है संजीव गिरी क्लासेस, और मेरे एक इंटरप्राइजेज स्टडी क्लब 24/7। तो मैं गया बैंक के पास लोन लेने। मैंने कहा देखो मेरे को ना 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। देखो मैं 2 कंपनी का ऑनर हूँ, एक मेरी कंपनी है स्टडी क्लब 24/7 और एक मेरी कंपनी है संजीव गिरी क्लासेस। मैं कुछ नहीं, बस चले गया अपना शकल लेके। तो क्या बैंक मेरी शकल देख के लोन देगा? नहीं देगा, वो मेरे बिजनेस की शकल को देख के लोन देगा। अब बिजनेस की शकल कौन दिखाएगा? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम जो कहीं पैसा लगाते हैं तो उनकी बिजनेस की पोजीशन देखिए, कितना प्रॉफिट हो। आप तो अभी नहीं, लेकिन जब बड़े हो जाओगे ना, कहीं पैसा इन्वेस्ट करने से पहले देखोगे कि वो कैसा है। तो हमारे बिजनेस की शकल हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखाती है, तो हमें उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा। या किसी बैंक ने या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको लोन दे रखा है, तो वो भी वो आपके उस पर नजर रखेगा कि आप डूब तो नहीं रहे हो, तो पहले अपना पैसा निकाल लूँ मैं, या फिर सिक्योर है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अपडेट, चेक द करेक्ट पोजीशन या करंट पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस। किसी बिजनेस की करंट हालत क्या है, उस चीज पर नजर रखने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। अगला, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल। इन्वेस्टर जिसने पैसा लगा रखा है, पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो पैसा लगाना चाहते हैं। तो एक साफ सीधी सी बात है, अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाने जाओगे तो ऐसी थोड़ी ना लगा दोगे, पहले रिसर्च करोगे, जानोगे कि कंपनी कैसी है, तभी तो लगाओगे। और लगाने के बाद भी जानते रहोगे कि कंपनी के साथ कैसा चल रहा है। और अगर पोटेंशियल लगाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो भी आप पूरी जांच पड़ताल करोगे। तो इन्वेस्टर्स किसी अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखता है फॉर डिविडेंड पर्पस कि कितना उसको डिविडेंड मिलेगा, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा बंटना डिविडेंड कहलाता है। कंपनी को प्रॉफिट होगा ना, तो कंपनी प्रॉफिट बांटती है इन्वेस्टर्स के अंदर, तो जो प्रॉफिट कंपनी बांटती है उसको कहते हैं डिविडेंड। तो फॉर डिविडेंड कितना प्रॉफिट मुझे मिलने वाला है, कितना मेरा पैसा सिक्योर है, इसके लिए इन्वेस्टर्स देखता है। अब जो पैसा लगाने वाला है वो भी देखता है कि मुझे पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये भी तो यूजर्स है, बट ये बाहर के है तो एक्सटर्नल। अगला, क्रेडिटर, मतलब जो हमको उधार में गुड सप्लाई करता है। तो कोई अगर हमें उधार में गुड सप्लाई कर रहा है तो वो तो देखेगा ना कि हम पैसा देने लायक है भी नहीं है। पता चला उसने आज मुझे उधार गुड्स किया, कल मैंने अपना यहाँ से सामान बंद किया, कहीं और पहुंच गया। तो देखते हैं वो कि क्या आप कैपेबल हो, हमारा पैसा वापस करोगे सामान बेच के, या भाग जाओगे या डुबा दोगे। तो इन सब पर्पस के लिए भी क्रेडिटर भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखता कि अच्छा क्रेडिट है, अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा टर्नओवर, तो दे देगा, ले जाओ माल बेचो फिर पैसा देना। तुमको नया होगा तो पहले पैसा दो, पहले एडवांस। जैसे रिलायंस है, वैसे तो रिलायंस सब कुछ खुद ही बना लेते हैं, लेकिन बाहर से कुछ सप्लाई करना हो तो पैसे की चिकन कहते हो, सीधा सामान सप्लाई करते। क्या क्या चाहिए आपको, क्योंकि आपसे साथ जुड़ना ही हमारा बहुत सौभाग्य है, पैसा तो आप दे ही दोगे, ये चीज़ है। अगला, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज क्या होती है, वो देखती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो भी यूज करती है, देखती है कि क्या कंपनी का प्रॉफिट कितना, उस हिसाब से वो टैक्स भर रही है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कर रही है। फॉर द टैक्स पर्पस के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अथॉरिटीज क्या करती है, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करती है। अगला, कस्टमर्स, जो कि जनरली वैसे बहुत कम होता है, बट फिर भी कंज्यूमर्स भी यूज करते हैं कि अगर कंपनी अच्छी है तो उसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होगा, खराब कंपनी है तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा। इन सब चीज़ों के लिए भी देखते हैं। तो ध्यान रखना, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। नाम पूछेगा 1 नंबर में तो नाम बता देना। इंटरनल में ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, और एक्सटर्नल में बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, इन्वेस्टर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, ये सब आपके एक्सटर्नल यूजर्स है। एक्सप्लेन करने को अगर सबके बारे में मैंने आपको पर्पस बहुत ही डीपली बताया है, आप लिख देना। तो 1 नंबर या 4 नंबर में आ सकता है। 4 में आएगा तो आपको नाम और एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, क्यों देखते हो, क्या पर्पस होता है उनका। अगर 1 नंबर में आया तो आपको सिर्फ नाम लिखना होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, हमने यूजर्स तक पढ़ लिया। अगली क्लास में हम ब्रांचेस स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। और हमारी जो इंट्रोडक्शन ऑफ टू अकाउंटिंग की क्लास चल रही है, आज उसका 3rd लेक्चर है। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था वो करा था हमने यूजर्स। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पढ़ लिया था, इसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के बारे में जाना था। आज बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांचेस मतलब कौन कौन सी अकाउंटिंग है। देखो जो आप 11th में पढ़ रहे हो आपका वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप अपना बुक बंद करके देखना तो वहां पे लिखा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा होगा वहां पे।
इसके अलावा दो और अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं तीनों के बारे में, ये आपको बहुत आगे पढ़ने को मिलेगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कॉलेज के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, किसी बिजनेस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम यही होता है, फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड मेंटेनिंग द मतलब कहते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एनी बिजनेस। किसी बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना और बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना, ये काम हम यहाँ पढ़ेंगे और हम यहाँ पढ़ भी रहे हैं। हमें यही पढ़ना है यहाँ पे कि किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, बिजनेस के ट्रांजेक्शंस की इन्फॉर्मेशन बताना, ये सारा काम जो भी है जो हम पढ़ेंगे पूरे साल में वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। बट इसके अलावा दो और अकाउंटिंग होती है, एक है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, देखो नाम से कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे मेरा बिजनेस है, मान लो ये पेन बेचने का, तो पेन बेचने तक का जो भी हिसाब किताब है, उससे जो भी प्रॉफिट लॉस हो वो तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ फाइनेंशियल में। लेकिन इस पेन को बनाने में मेरी कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल रही है, किस हिसाब से मैं प्राइस चेक करूँ, ये भी तो मुझे कहीं ना कहीं से जानना पड़ेगा। तो वो काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट निकालना, कॉस्ट को रिडक्शन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। एक्स्ट्रा जो कॉस्ट हुई, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग काम ही यही है, प्रोडक्ट में लगने वाली जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल, मतलब फालतू जो कॉस्ट लगे उसको कंट्रोल। जब कॉस्ट निकालोगे तभी तो पता चलेगा ना कि ये फालतू लग रहा है। जब आप कॉस्ट निकालने गए तो देखा कि इस पेन को बनाने के लिए 3 लेबर की जरूरत है, लेकिन वहाँ पे 5 लेबर बैठे रहते हैं, 2 बैठ के फोन चला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आपने 2 लेबर को यहाँ नहीं रखना, उधर चल, तो 2 लेबर की कॉस्ट बच गई, तो कॉस्ट कंट्रोल हुआ, कॉस्ट रिडक्शन हुआ। ऐसा बहुत कुछ है डिटेल, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से डीप जान पाओगे। फिलहाल मोटा मोटा जानो, किसी बिजनेस का कॉस्ट मतलब फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो निकाली जाती है वो किस में निकाली जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो इसका पर्पस ही होता है कॉस्ट निकालना और कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिडक्शन करना। ये काम होता है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो आप पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट जो होता है जिसका काम होता है डिसीजंस मेकिंग का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद डिसीजंस लेने का जो भी काम होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो ये आप बीकॉम 3rd ईयर में पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहाँ पे हम 2-3 तरह के 4 अलग अलग अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद डिसीजंस लेंगे कि हमें ये अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए। तो डिसीजंस मेकिंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो एक ब्रॉड हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की नॉलेज चाहिए। फाइनेंशियल वाले को सिर्फ फाइनेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, वो कर लेगा काम, कॉस्ट को कॉस्ट के बारे में, लेकिन मैनेजमेंट को दोनों का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो डेट्स वाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग सुपीरियर देन बोथ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको काम करना है, तो सीनियर स्टाफ्स होंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये 3 तरह की अकाउंटिंग के ब्रांचेस होते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्केच ऑफ अकाउंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्केच। देखो कैरेक्टर स्केच हमने इससे पहले पढ़ा, जहाँ पे हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब दैट इज कैरेक्टर स्केच। तो अगर आपसे कैरेक्टर स्केच पूछेगा तो आपको वाला आंसर देना है। लेकिन अगर आपसे पूछता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्केच, यानी क्वालिटी ऑफ एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्केच। तो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखो 4 क्वालिटी कौन कौन, जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो, जैसे मैं अगर कोई टी शर्ट लेने गया तो मैं टी शर्ट में देखता हूँ क्वालिटी, कपड़ा अच्छा तो है नहीं, कलर तो नहीं उतरेगा, प्राइस तो रिजनेबल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे हम उस चीज़ को इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद हम सामान खरीदते हैं। वैसे अगर फाइनेंशियल अकाउंटेंट अकाउंटिंग बना रहा है तो उसमें भी तो कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही है दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टर, मतलब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखो 4 क्वालिटी, पहला है रिलायबिलिटी, मतलब जो अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग बनाई हो वो रिलायबिलिटी, भरोसे लायक हो। मतलब अकाउंटेंट शुड मेड अकाउंटिंग ऑन द बेस्ड ऑफ एविडेंस एंड वाउचर्स, एविडेंस और वाउचर्स के बेस से बनाया हो कि हमें उससे भरोसा हो। सपोज करो आप अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग बनाई, किसी चीज़ पर आपको डाउट हो तो पूछा, अच्छा तुमने पेन तो लिखा है 500 रुपये का, मेरे को तो 5 रुपये का लग रहा है। तो उसे एकदम से दिखाया, देखो सर बिल, ये यहाँ इस दुकान से इस डेट को 500 का खरीदा था, भरोसा हो गया आपको? नहीं दिखाता तो डाउट होता। तो वही है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, वेरिएबल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट, मतलब भरोसे लायक हो, उसको वेरीफाई किया जा सके, मतलब एविडेंस और वाउचर्स अवेलेबल हो, एंड बेस्ड ऑन फैक्ट, फैक्ट पे ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हो। तो फर्स्ट रिलायबिलिटी, भरोसे लायक होना चाहिए। तो एविडेंस और वाउचर्स के बेस पे बना हुआ अकाउंटिंग तो भरोसे लायक होगा। दूसरा रिलीवेंस, ओनली रिलीवेंट बातें ही वहाँ बताई जाए, फालतू बातें नहीं। सपोज करो आप मेरे पास पढ़ने अकाउंट्स, मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ,
एक दिन आपको अच्छा लगेगा, कल दोबारा, कल फिर मैंने अपनी एक कहानी सुनाई, स्टोरी कहानी स्कूल की, तीसरे दिन फिर मैं अपने कॉलेज की कहानी सुनाया। एक दिन आपको अच्छा लगेगा, 2 दिन आपको अच्छा लगेगा, डेली बोलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको रिलेवेंट बातें नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने अकाउंट्स आए हो, मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ, कहाँ से रिलेवेंट है? तो दूसरी जो क्वालिटी हो, ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन द बुक, मतलब फालतू बातें नहीं होनी चाहिए, जो काम की इन्फॉर्मेशन है, जो यूजर्स को चाहिए, वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंटिंग में हो। सेकंड क्वालिटी है रिलेवेंस। तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने लायक। ऐसा ना कि अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग बना दी इतनी एडवांस की यूजर्स को समझ नहीं आ रही। यूजर्स को नहीं समझ आई तो किस काम की वो अकाउंटिंग? अकाउंटिंग जो है वो किसको प्रोवाइड करनी है? यूजर्स को। यूजर्स हमने पढ़ा था, बहुत सारे यूजर्स होते हैं। तो थर्ड है कि इस बेस पे ऐसे इजी लैंग्वेज में बनी हो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो यूजर्स को। देखो लिखा है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंट इन द वेरी सिंपल वे दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बाय द यूजर्स। मतलब इतनी सिंपल वे में लिखा गया हो कि यूजर्स को आपको समझ आए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे यूजर्स हुए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या पढ़ने आओगे? नहीं आओगे। तो क्वालिटी एक ये भी होनी चाहिए कि जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आनी चाहिए। तो वही लिखा हुआ है अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने लायक होना चाहिए भाई साहब। क्लियर वर्ड? अगला कंपेरेबिलिटी, मतलब उसको कंपेयर किया जा सके, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। इसमें देखो 2 वर्ड दिख रहा होगा आपको, मैं इंटरफर्म, देखो इंटरफर्म भी होगा, इंटरफर्म। कंपेयर का मतलब समझ गए कि हम किसी से कंपेयर कर सके। इंट्राफॉर्म होता है जब खुद को हम खुद से कंपेयर करते हैं। मैं अपने आप को अपने पास्ट से कंपेयर, जैसे मैंने देखा कि मेरे 10वीं में 80%, 9वीं में थे 60%, मैंने खुद को खुद से कंपेयर किया, दैट इज इंट्राफॉर्म कंपेरिजन। मैंने देखा कि मेरे 80 है, मेरे दोस्त के 85 है, मेरे 90 है, मेरे दोस्त के 70 है, मैंने अपने किसी दोस्त से कंपेयर किया, दैट इज इंटरफॉर्म। तो किसी दूसरे फर्म से अगर हम कंपेयर करते हैं दैट इज इंटरफॉर्म कंपैरिजन, खुद से करते हैं तो इंट्राफॉर्म। मतलब चौथी क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि हम उसको किसी दूसरे के अकाउंटिंग से, अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते। ये ऐसा बना, ऐसा ना हो कि हम कंपेयर ही ना कर पाए, उसका अलग हिसाब किताब, मेरा अलग हिसाब किताब चल रहा है। अकाउंटिंग तो एक ही वे होगा सबका बनने का, तो ईजिली। तो ये 4 क्वालिटी होनी चाहिए। पहला क्या है? रिलायबिलिटी, भरोसे लायक हो, रिलेवेंट, काम की बातें बताएं, अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने लायक हो, और कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करने लायक हो। दीज आर द 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग की। दिस वन आर योर थर्ड सेकंड क्वेश्चन। क्लियर बट? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, आज हम सिस्टम तक देखेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन और आएंगे, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर कर लेंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो 2 तरह के सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? तो सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है वैसी अकाउंटिंग जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करती। तो भाई डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? तो डबल एंट्री सिस्टम मींस वेयर द ट्रांजैक्शंस हैव टू इफेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब जब एक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट होता है जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है, मतलब एवरी डेबिट हैज अपोजिट क्रेडिट, जब इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। तो हम जो अकाउंटिंग करने वाले पूरे बुक का नाम ही डबल एंट्री है, तो वही फॉलो करेंगे हम। है क्या? देखो डबल एंट्री पर पढ़ते, दिस इज दैट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अंडर विच every business transaction is recorded at 2 places. This system is based on the double concept which states for the every debit has a opposite credit. तो डबल एंट्री सिस्टम, आपकी बुक का भी नाम डबल एंट्री सिस्टम है। तो हम जितनी भी अकाउंटिंग आगे करने वाले फ्यूचर में, हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट पड़ेगा। एवरी डेबिट हैज ए अपोजिट क्रेडिट। जैसे एग्जांपल फुल, सपोज मैं दुकान पे गया, मैंने पेन खरीदा, पैसा दिया, तो पेन आया, पैसा गया, डबल इफेक्ट। उधार में खरीदा, पेन आया, बाद में पैसा देना, लायबिलिटीज बढ़ी, डबल इफेक्ट। तो एवरी ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन उसके 2 इफेक्ट पड़ेंगे, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम, और यही हमें फॉलो करना है। लेकिन एक और अकाउंटिंग होती है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। सपोज करो आप डबल एंट्री बना रहे थे, किसी वजह से कुछ डाटा चोरी हो गया, जल गया, बह गया पानी में, बाढ़ आ गई, बह गया, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो अकाउंटिंग आपकी इनकम्प्लीट हो गई, तो उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। या फिर आप डबल एंट्री फॉलो ही नहीं करते, ऐसी लाला की परचून की दुकान है, काले पेज पे लिखते रहते हो, वो लाल सी पोथी पे लिखते रहते हो, इतना आराम को इतने का बेचा, इसको इतने का बेचा, ये करा, नहीं फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग, तो वो क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो 2 तरह के अकाउंटिंग है, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। आप पढ़ोगे दोनों के बारे में, लेकिन यूज जो होता है वो कौन सा होता है? डबल एंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय। 3 लेक्चर हो चुके, अच्छे से थ्योरी को रिवाइज करो, चीजों को समझ लो, जो भी दिक्कत होती है हम यहाँ बैठे हैं, पूछो हमसे क्वेश्चन। ठीक है, बाय। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल, आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे इस चैप्टर की आखिरी लेक्चर है, जिसमें हम एडवांटेज एंड लिमिटेशन करके चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डाउट सेशन के लिए भी एक अलग से लेक्चर डाल दूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे उस चीज़ों को लेकर। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बात करते हैं उस पर।
पहला आपका एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट बनाने के क्या फायदे हैं? अकाउंटिंग आप कर रहे हो, एक अकाउंटेंट को आपने रखा है, उसको एक स्पेस दिया है, उसको पैसा भी देते हो, महीने का सैलरी भी देते हो, क्या फायदा आपको इन सारी चीजों का? इतना खर्चा करने के, टेंशन लेने का क्या फायदा है? तो वो फायदा देखेंगे हम अब कि क्या फायदा है अकाउंटिंग का। तो देखो, सबसे पहला फायदा है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर आप अकाउंटिंग बना के रखते हो तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि आपके बिजनेस का क्या ग्रोथ है, कितना प्रॉफिट है, क्या लॉस है। देखो तो लिखा है अकाउंटिंग हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट इज नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग पीरियड। बताइए कि अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस की क्या क्या एक्टिविटीज हुई है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितना प्रॉफिट, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। तो फर्स्ट बेनिफिट तो ये हो गया। सेकेंड है, आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे मैंने लिखे हैं यहाँ पे। सेकंड की बात करते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है, आराम समझ में आएगा आपको। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। क्या मतलब है असिस्टिंग टू मैनेजमेंट का? मतलब मैनेजमेंट को हेल्प करना। देखो मैनेजमेंट कौन होता है? मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजंस मेकिंग का, और डिसीजंस के लिए क्या चाहिए उसको? इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी? जब आपने अकाउंटिंग बनाई होगी। जैसे एग्जांपल एक स्टोरी दे समझाता हूँ। सपोज करो मैनेजमेंट को एक डिसीजन लेना है आगे के लिए कि ऑर्डर दे या ना दे, तो उसके लिए तो ये पता होना चाहिए ना कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी बिक रही है और कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, एवरेज सेल क्या है। ये सारी चीज़ों को इवेल्युएट करने के बाद तो आप ऑर्डर दोगे कि कितना ऑर्डर दे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कब होगी? जब आपने अकाउंटिंग बनाई होगी, तो आप देख पाओगे कि इतना क्वांटिटी बचा हुआ है, महीने में इतना सेल होता है, तो हमें इतनी रिक्वायरमेंट होगी, इस हिसाब से हम ऑर्डर देंगे। तो वही ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पे डिसीजंस के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और इन्फॉर्मेशन कौन देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग बनाने का ये फायदा होता है कि आप मैनेजमेंट को असिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो। उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोवाइड कर दोगे तो वो अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे, कंट्रोलिंग कर पाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट का बहुत सारे काम होते हैं। क्लियर वर्ड? अगला फैसिलिटी कंपैरेटिव स्टडी। एक फायदा अकाउंटिंग बनाने का ये भी होता है कि आप अपने आप को खुद से और किसी दूसरे फर्म से कंपेयर कर सकते हो। खुद से कंपेयर करना इंट्रा फर्म कंपेरिजन, और किसी दूसरे से इंटर फर्म। तो हम जब खुद को अपने पास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं दैट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन, और जब हम खुद को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं दैट इज इंटर फर्म। देखो यहाँ लिखा है इट फैसिलिटी इंट्रा फर्म कंपैरिजन दैट इज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन इंटरप्राइज टू और मोर अकाउंटिंग में। मतलब खुद को हमने पिछले 2-4 साल से कंपेयर कर दिया इंट्रा फर्म, किसी दूसरे से किया अनदर इंटर फर्म। तो एक फायदा ये भी है कि आप कंपेयर कर सकते हो, अपने आप को कंपेयर करोगे तो एनालाइज करोगे तो इंप्रूव करोगे। अगला देखो क्या है, रिप्लेस मेमोरी। रिप्लेस मेमोरी का मतलब क्या है कि जब सारी चीज़ें अकाउंट्स में लिखी रहती है तो सारी चीज़ें आपको पता होती है, कुछ भी आप भूल नहीं सकते, कोई भी इम्बल चोरी होने का, नुकसान होने का कपड़ा, क्योंकि हर चीज़ का आपके पास रिकॉर्ड है। देखो क्या, अकाउंटिंग हेल्प इन मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस विच मे बी रेफर्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दस अकाउंटिंग एलिमिनेट द नीड टू रिमेंबर द ट्रांजेक्शन। मतलब कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ टाइम टू टाइम रहता है तो चीज़ें याद रहती है, कुछ गायब वायब नहीं हो सकता आपको। आगे बढ़ते और बहुत सारे थे। अगला क्या है, हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखो सीधी सी बात है, जब तक आप अपना अकाउंटिंग नहीं बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट लॉस है, और जब प्रॉफिट ही लॉस पता नहीं चलेगा तो आपकी टैक्स लायबिलिटीज कितने कैसे पता चलेगा। तो एक हमारा अकाउंटिंग बनाने का ये भी बेनिफिट होता है कि हमें पता रहता है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ, भाई इतना टैक्स देना है। टैक्स लायबिलिटीज के सेटलमेंट के लिए भी हम अपना अकाउंटिंग बना के रखते हैं। अगला हेल्प इन रेजिंग लोन। आपको लोन चाहिए, बैंक के पास गए, भैया हमको लोन चाहिए। बैंक क्या आपकी शकल, मेरी शकल देख के लोन देगा? मेरे को लोन चाहिए, मैं जाऊंगा बैंक के, मेरे को लोन चाहिए, देखिएगा शकल अच्छे लग रहे हो, चलो 5 लाख का लोन। ऐसा करता है क्या बैंक? कभी नहीं। बैंक बोलेगा किस चीज़ का बिजनेस आपका, तो बताऊंगा मेरा इस चीज़ का बिजनेस है, दिखाओ आपकी बिजनेस की पोजीशन कैसी है। तो चाहिए होगा अकाउंटिंग, यानी भाई मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर वो मेरी अकाउंटिंग को देखे, अरे यार बहुत बढ़िया बिजनेस है, इतना ग्रोथ कर रहा है, इतना प्रॉफिट है, इतना सेल है, इतनी रेवेन्यू है, लो 10 लाख का लोन, लो 50 लाख का लोन, लो 5 करोड़ का लोन, डिपेंड ऑन योर बिजनेस साइज। तो मतलब क्या है कि अकाउंटिंग बनाने का आपको ये भी बेनिफिट होता है कि अगर आपको लोन चाहिए होगा तो आप अकाउंटिंग की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा के आप बैंक से लोन ले सकते हो। तो एक ये भी बेनिफिट आपका। अगला एविडेंस इन कोर्ट, मतलब कोई ऐसी केस, कोई ऐसी सिचुएशन फंस गई जहां पे आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक को, मतलब कोर्ट में दिखाना पड़े, तो ये आपका एक एविडेंस का काम भी करता है कोर्ट के अंदर। तो एक ये भी बेनिफिट आपका। हेल्प इन सेल ऑफ बिजनेस। कल को आप अपना बिजनेस बेचने चले गए तो बेचोगे तो आपको अपनी चीज़ें बतानी पड़ेगी, मेरे पास ये सब है,
तो कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग से। तो ये भी होता है आपके हेल्प इन सेलिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस को सेल करने के लिए। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, अगर आप कोई डिसीजन ले, सीधी बात, अगर डिसीजन ले रहे हो तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग से। तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। तो ये सब आपके इसके बेनिफिट थे। आई होप आपको समझ। देखो सिंपल है। क्या क्या पहला देखो, पहला हमने समझा क्या कि आपको अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हेल्प करता है। कंपेयर स्टडी, आप कंपेयर कर सकते हो। रिप्लेस मेमोरी, चीज़ों को याद कराता रहता है। सेटलमेंट, टैक्स लायबिलिटी सेटल कर सकते हो, फंड लोन ले सकते हो बैंक से, कोर्ट में एविडेंस का काम कर रहा है। सेल ऑफ बिजनेस और डिसीजन मेकिंग, ये सारे देखो 9 पॉइंट पे 9 नंबर का तो नहीं आएगा, 3 नंबर में आएगा। तो कोई भी आप 3 पॉइंट लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है एडवांटेज का। ऐसे 3 नंबर में लिमिटेशन का भी आता, तो एक लिमिटेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ के अगर फायदे हैं तो कमियां भी है। कमियां, लिमिटेशंस, क्या क्या कमियां है अकाउंटिंग के अंदर? कौन से अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, तो क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है, क्या क्या इसके अंदर कमियां, उनकी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहला है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। क्यों नहीं है? तो देखो अकाउंटिंग जो बनता है ना, वो एविडेंस और वाउचर्स के बेस पे बनता है, रियल फैक्ट जानने नहीं जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नॉट फुल्ली। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो मैंने अपने स्टाफ को बोला जाओ भाई साहब बाहर से ना कैलकुलेटर खरीद लेना, तो वो 200 का कैलकुलेटर खरीद के लाया और 250 का बिल बना के लाया। अकाउंटेंट को 250 का बिल मिला, उसने 250 लिख दिया। क्या अकाउंटेंट या मालिक जाएगा रियल फैक्ट देखने? गया एक वर्कर गया सामान के लिए, ट्रांसपोर्टेशन उसका 50 रुपये खर्च, उसने बोला सर 200 रुपये का खर्चा हुआ है, 200 रुपये का रिम्बर्स करा दिया। क्या रियल फैक्ट देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे, सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि अकाउंट्स एविडेंस और वाउचर्स के बेस पे बनता है, जो कि 100% तो एग्जैक्ट नहीं होता। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। तो अकाउंट पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट और उसके बेस पे चलता है, एस्टिमेटेड पॉसिबिलिटीज के बेस पे चलता है, रियल नहीं होता, एक्चुअल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। तो पहला तो ये हो गया कि कमी। दूसरी कमी देखो, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलायबल वैल्यू। देखो क्या होता है, अकाउंट हम आगे प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वो कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, 3rd चैप्टर में आएगा। मतलब अकाउंटिंग के लिए प्रिंसिपल ये है कि हम कोई भी एसेट्स अगर खरीदते हैं तो जिस वैल्यू पे खरीदा उस वैल्यू पे लिखेंगे और एक एस्टिमेटेड बेस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम बार बार चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे। मतलब हम बुक में बुक वैल्यू लिखते हैं, मार्केट वैल्यू नहीं लिखते। पर क्या ये सही है? तो बोल के नहीं सर, हमें तो मार्केट वैल्यू लिखनी चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में वही हमारी वैल्यू होनी चाहिए, पर हमारी तो अलग है। तो ये गलत है, पर रूल यही है, तो कमी बन गई। तो ये क्या है कि ये प्राइस लेवल चेंज को शो नहीं करता, तो डज नॉट इंडिकेट द रिलायबल वैल्यू, रिलायबल वैल्यू को शो नहीं करता, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू लेके चलता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट लेके चलता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेके चलता है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है। तो ये एक दूसरी कमी की रिलायबल वैल्यू। 230 का है। अगला है, जब वो हिस्टोरिकल कॉस्ट लेके चल रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट लेके चल रहा है, तो वो प्राइस लेवल चेंज को शो नहीं कर रहा, तो लिखा इग्नोर द प्राइस लेवल। देखो अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। हाउएवर वैल्यू ऑफ मनी इज बाउंडेड टू चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम, एज रिजल्ट फिगर गिवन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज। तो प्राइस लेवल चेंज को शो नहीं कर रहे हैं। तीसरी कमी होगी। चौथा क्या है? इग्नोर द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। भाई साहब क्वालिटी को तो रिकॉर्ड करता ही नहीं है। जैसे मैंने एक शर्ट खरीदा तो ये नहीं लिखेगा कि शर्ट की बहुत अच्छी क्वालिटी है, बस कितने का वो खरीदा। लेबर काम करते हैं 10, 10 की सैलरी लिखेगा, ये नहीं लिखेगा कि इसकी ये बहुत अच्छा काम करता है, एफिशिएंट है और ये बेकार है। बट ऐसी गलत है ना, क्वालिटी भी तो दिखानी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि ये वाला बंदा अच्छा है, ये वाला खराब है। तो एक ये कमी है इसके अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, इज डज नॉट इंडिकेट द क्वालिटेटिव एलिमेंट। ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सिर्फ मनी के टर्म को लिखता है, क्वालिटी को नहीं। मैंने बेसिक स्टार्टिंग में बताया था। तो इसकी एक कमी है, तो ये चौथी कमी हो गई। अब पांचवी है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? विंडो मतलब सफाई, ड्रेसिंग मतलब सफा चमका दो। विंडो मतलब खिड़की, विंडो सफाई करो यार। विंडो खिड़की चमकाना धोना ये नहीं है भाई साहब। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप कभी किसी नई जगह पे जाते हो, कोई घूमने गए सपोज, तो जब आप घूमने जाते हो ना, तो आपको क्या करते हो, कोई भूख लगती है कुछ खाना, तो आप देखते हो रेस्टोरेंट कौन सा बाहर से बढ़िया दिख रहा है, कि हमें तो पता नहीं कि कौन सा अच्छा है, कहाँ खाना अच्छा मिलता है, कहाँ खराब मिलता है। तो हम यही देख के चूज़ करते हैं कि जो बाहर से अच्छा दिखेगा वहाँ खाना अच्छा होगा। नॉर्मल जो ह्यूमन वो होता है साइकोलॉजी, हम यही करते हैं। तो देखते हैं कि अच्छा ये वाला अच्छा दिख रहा है, फिर हम घुसते अंदर, फिर खाते हैं और फिर उसको बहुत अच्छी से अच्छी गालियाँ देते हुए बाहर निकल जाते हैं। खाना खराब होता है तो गाली देते देते बाहर चले जाते हैं, यार क्या बनाया ये वो गाली, ठीक है ना। तो क्या था वो
आपको अट्रैक्ट करने के लिए उसने बाहर से तो बहुत बढ़िया बना रखा था, पर अंदर से अलग था, अंदर से कुछ और ही था। दैट इज विंडो ड्रेसिंग, मतलब जितना आप हो उससे ज़्यादा खुद को रिप्रेजेंट करना। तो अकाउंट से भी ऐसा होता है, अकाउंटेंट आप ही का है, अकाउंटिंग वही बना रहा है, तो इस हिसाब से वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं कि दिखने में आपका बिजनेस बहुत ही ब्रॉड, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। तो ये विंडो ड्रेसिंग से इफेक्टेड होता है। देखो अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी, कोई बिजनेस एकदम से चमकता दिखता है और एकदम से गिर के डूब जाता है, तो वो क्या कर रहा होता है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी दिखा रहे होते हैं कि आपके पास बहुत सही चल रहा है, लेकिन एक्चुअली मैं जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। सपोज एक बंदा है, उसने एक दुकान खोली, ठीक है, और घर उधर से अपना घर बेचा और एक उसके बगल में एक और बड़ी दुकान खोल दी अपनी, फिर उधर से बैंक से लोन लिया और एक और तीसरी दुकान, चल नहीं रहा पर एक और तीसरी दुकान खोलती, फिर और एक जगह से उधार लिया, फिर चौथी दुकान खोल दी, वहाँ सब कंगाल हो रखा, इधर 4 दुकान खोल दी। सब लोग यार बहुत बिजनेस चलता है इसका, तो एक के बाद एक दुकान खुले जा रहा है, और एक दिन ऐसा है कि चारों पे शटर लग गया। तो वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था ऐसा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, पर एक्चुअली वो अंदर से खोखला था, कर्जा में था। विंडो ड्रेसिंग है वो, रिप्रेजेंट खुद को ज़्यादा करना। तो अकाउंट से भी ऐसा होता है कि कुछ बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस हिसाब से रिप्रेजेंट करती है कि दिखने में वो बहुत बढ़िया लगता है, बट एक्चुअल में वो ऐसा होता नहीं है। दैट इज इफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। तो ये सब अकाउंटिंग की कमी है। देखो ये 4 लेक्चर हो चुके हैं और ये आपका चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग खत्म होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरे साथ मजा आया होगा पढ़ने में, और अगर मजा आया तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कर दे, लोगों के साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वो भी इस चीज़ों को पढ़ पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। बाय बाय।